Hello everyone. In this session we have to discuss एक्सिस सिग्नल करेक्शन, जिसको हम लोग आयन ऑब्जेक्ट करेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग एक्सिस सिग्नल करेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सिस सिग्नल करेक्शन का मतलब क्या हुआ, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द पॉइंट फ्रॉम थोडोलाइट स्टेशन, मतलब इसमें हम लोग किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे जहाँ पर थोडोलाइट स्टेशन को बनाया गया है। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, सिग्नल ऑफ अप्रोप्रिएट्स हाइट, यानी कि जो किसी हाइट का सिग्नल होंगे, वो सिग्नल का हाइट वहाँ पर होगा, आर इरेक्टेड एट द पॉइंट टू बी ऑब्जर्व, उस पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करेंगे किसके मदद से, थोडोलाइट के स्टेशन के मदद से। तो जिस सिग्नल को हम लोग देख रहे हैं उसमें कितना करेक्शन आएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे उसका हाइट, उसका सिग्नल कितना है, उसमें कितना करेक्शन कर पाएंगे उसके एंगल के बिहाफ पे, उसी चीज को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसी को कहा जाता है आई एंड ऑब्जेक्ट करेक्शन। यानी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, और जिससे हम लोग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा थियोडोलाइट। और हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, तो सिग्नल के मदद से करेंगे। ठीक है, तो सिग्नल में जो भी आपका करेक्शन आएगा उसमें कितना करेक्शन कर पाएंगे, उसी चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस सिग्नल मे और मे नॉट बी द सेम हाइट और दैट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये सेम हाइट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब कि थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसमें एक डायग्राम है, ठीक है, वो डायग्राम को समझ जाएंगे तो आपका सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। If the height of signal is not the same that of the height of instrument axis above station, a correction known as the axis signal correction or ion object correction is to be applied। मतलब पता है कि हाइट ऑफ सिग्नल अगर आपका सेम नहीं है इंस्ट्रूमेंट के हाइट से, ठीक है, तो हम लोग उसमें करेक्शन अप्लाई करते हैं और उसी को कहा जाता है ये एक्सिस सिग्नल करेक्शन। इसमें एक डायग्राम है, इस डायग्राम को अभी आप देख रहे हैं, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए। कहते हैं कि मान लिया कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, ऑब्लेट स्प्रोइड होता है। अर्थ का सरफेस कैसा होता है, ऑब्लेट स्प्रोइड होता है, यानी कि कुछ इस तरह का, यानी कि इसमें सर्कुलर शेप लिए होता है। इसमें हम एक फिर से एक सिगमेंट को कंसीडर करेंगे जिसका सेंटर ओ मानेंगे। तो हमने कुछ इस टाइप का सिगमेंट अर्थ का हमने कंसीडर किया, जिसमें लेवल लाइन जो होता है हॉरिजॉन्टल ना होकर के ये आपका कर्व लिए होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस होता है वो कर्व लिए हुए होता है। इसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस आर मानते हैं। ठीक है, इसमें हम पॉइंट को P और P1 यहाँ पर कंसिडर किए, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमने इसको डी माना। कहता है कि अर्थ पे जो आपका सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा थीटा, वो सेंटर उसका आधा, यहाँ पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट से इसका एंगल जो होगा उसका हाफ होगा। ठीक है, इस थ्योरम के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कहता है कि P1 पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट क्या है, h हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर P से देखते हैं, P से देखते हैं तो कुछ ऐसा हमें नजर आता है, स्ट्रेट लाइन कर्व होने के चलते कर्वेचर होता था, जिसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। कहता है कि इस पॉइंट को हमने B माना, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और उस परपेंडिकुलर को जब यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया तो कुछ ऐसा हमें जाकर के मिलता हुआ दिखता है। इस पॉइंट को हमने Q माना, इसको C माना, और ये जहां पर आपका टेंजेंट आकर के कट करेगा इस पॉइंट को हमने एक कंसीडर किया। अब बात करते हैं कि देखिए ये जो टेंजेंट है, यहाँ पर जो ये आपने इसको लाइन को देखा बी को, इसके और इसके बीच का जो एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और उसके बाद इसके बीच में जो एंगल बना इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन यानी अल्फा के नाम से जानते हैं। ये एंगल θ/2 अलग हो गया, ये आपका अल्फा एंगल अलग हो गया। उसके बाद कहता है कि ये जो आपका यहाँ से जो एंगल बना इसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग करेक्शन एंगल के नाम से जानेंगे, और इसी के बारे में, इसी के वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है कि यह एंगल आपका कितना आया, यही डेल्टा को हमने करेक्शन करना है। तो उम्मीद है ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। आप 2 बार 3 बार इसको रिपीट करेंगे, आपको समझ में आएगा। पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा। तो यही डेल्टा के बारे में आपको यहाँ पर अध्ययन करना है कि इसका डेल्टा का करेक्शन हम लोग कितना हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिए कई तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन सा, आप ध्यान देंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल P1 और B की, ट्रायंगल P1 और हम B की बात की है, यानी कि अगर हम इसको कुछ बाहर बनाएं, कुछ ऐसा हमें ये ट्रायंगल दिखेगा जहां पर ये P होगा, यह P1 होगा और ये B होगा। ठीक है, P से P1 का डिस्टेंस आपको पता है D, और P1 से B के बारे में भी आपको नहीं पता है। इसका अगर हम एंगल पूछे, अब बताइए इसका एंगल कितना होगा, एंगल P यहाँ पर कितना आएगा, तो टोटल एंगल है आपका, देख लीजिए टोटल एंगल कितना बनेगा, ये आधा बनेगा अल्फा और ये बनेगा θ/2 का। ये जो अल्फा एंगल आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है, ये अल्फा एंगल कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ का एंगल है ये। यहाँ पर मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे।
ये अल्फा एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, ये अल्फा एंगल यहाँ तक का होता है, ये अल्फा एंगल यहाँ तक का ही होता है, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। तो टोटल एंगल जो एंगल पी होगा ये बनेगा अल्फा प्लस थीटा बाई 2 का, एंड ये जो बी का एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, अच्छा देखिए ये एंगल कितना आएगा, क्योंकि यहाँ का एंगल अल्फा है, यहाँ का थीटा है, तो ये बनता है हमारा अल्फा प्लस थीटा, और ये जो एंगल बनेगा टोटल यहाँ का 90 है, तो ये बन जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा, ये एंगल बनेगा, यानी कि बी के बन जाएगा क्या 90 माइनस अल्फा प्लस में थीटा, ये वैल्यू आपका बन जाएगा यहाँ से। तो हमको ये एंगल P1 निकालना है। एंगल P1 हम निकालेंगे, क्यों निकालेंगे आगे बताएंगे। एंगल P1 निकालेंगे क्या करेंगे, तीनों कोणों का किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180, तो 180 में से हम घटा देंगे इन दोनों एंगल का समेशन, यानी अल्फा प्लस थीटा बाई 2 एंड माइनस इन दोनों का जोड़ लेंगे 90 माइनस अल्फा प्लस में थीटा, ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा। मतलब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मिल जाता है क्या 90 प्लस थीटा बाई 2। कैसे मिलता है 90, देखिए अल्फा प्लस में है और यहाँ पर अल्फा आपका माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 90 180 में से 90 गया, ये माइनस है तो 90 बच जाएगा, और थीटा बाई 2 में से ये घटेगा तो माइनस थीटा बाई 2, और आगे माइनस आके प्लस। आप अपने से भी सॉल्व करेंगे तो इसको आपको एंगल P1 की वैल्यू इतनी मिल जाती है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, साइन रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, साइन रूल अप्लाई करेंगे। साइन रूल क्या कहता है कि जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने की भुजा उसके रेशियो में होती है, यानी कि अगर हम साइन रूल अप्लाई करेंगे क्या लिख सकते हैं, पीबी अगर हम लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं तो डिवाइड बाई आ जाएगा एंगल P1, और एंगल P1 आ जाएगा इतना, कौन सा, तो साइन 90 प्लस थीटा बाई 2 का। ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल आएगा, तो ये इक्वल आएगा, देखिए P1 हम रखेंगे क्योंकि P1 का हमको डिस्टेंस पता है, और यहाँ का एंगल कितना आएगा, तो इसके एंगल का सामने यानी कि हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा का कुछ ये वैल्यू आ जाएगा आपके सामने। तब इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पीबी और P1 का तो डिस्टेंस आपको पता है d होगा, तो हम लिख सकते हैं पीबी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू d, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन 90 प्लस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा, कुछ ये वैल्यू आपको मिल सकता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको पीबी की मिल जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा ये तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, किस में हो जाएगा, पीबी इक्वल टू डी, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। हाँ ठीक है, इसमें या फिर इसमें कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका कॉस में बदल जाएगा, कॉस अल्फा प्लस में थीटा। तो मतलब हम पीबी की वैल्यू अगर निकालना चाहे, पीबी की वैल्यू हमारे पास में इतनी निकलेगी जो कि पी क्या बी से यहाँ का डिस्टेंस को आपको दिखाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पीबी कैसे आया ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पीबी के वैल्यू अपने दूसरे ट्रायंगल में इसको रखेंगे और वहां पर हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर कुछ पार्ट को मिटा रहा हूँ, सारा पार्ट को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर अब हम दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, कौन सा, पी बी और सी। यहाँ पर हम दूसरा ट्रायंगल यूज करने वाले हैं, ट्रायंगल पी बी एंड सी। कौन सा ट्रायंगल है, देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस ट्रायंगल को, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये आपका डॉटेड लाइन वाला था पार्ट, और ये आपका परपेंडिकुलर वाला है, ये हो गया P, ये B एंड C। इस P, B और C में हमको अप्लाई करना पड़ेगा tan थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू है ये एंगल, और एंगल के सामने की भुजा होती है क्या, लंब। तो हम अगर यहाँ पर अगर हम tan डेल्टा अगर अप्लाई करते हैं तो tan डेल्टा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा में आधार यानी BC बट्टा में PB का। ठीक है, तो पीबी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें चाहिए यहाँ से बीसी की वैल्यू, तब हम यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है, डेल्टा निकालना, डेल्टा की वैल्यू निकालना। तो tan डेल्टा बराबर हम BC बट्टा पीबी यहाँ लिखते हैं, tan डेल्टा इज इक्वल टू BC बट्टा में पीबी। हमारे पास में पीबी की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, BC चाहिए। अब BC के लिए देखिए क्या करते हैं, BC के लिए यहाँ पर हम क्या करें, हमारे पास एक और छोटा सा ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, ये देखिए ये ट्रायंगल आपका BCQ वाला है, यानी कि अब हम इसको में भी डाल रहे हैं और दूसरा ट्रायंगल यहाँ बना रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आए, आपको इजीली सब पॉइंट क्लियर हो। एक ट्रायंगल हमारे पास ये मिल रहा है, हाँ ये मिला आपका BC एंड ये आपका आ गया Q का। ये एंगल हमें पता है कौन सा एंगल है, तो ये अल्फा प्लस थीटा है, और एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो QC यहाँ पर क्या हो जाएगा, QC यहाँ पर आपको लंब मिलेगा,
और यहाँ पर आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, किसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ से BC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा यानी कि कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू BC बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में करें तो BC बट्टा में BQ हो जाएगा, BC बट्टा में ये BQ। अब हम यहाँ पर एक थ्योरम, एक यहाँ पर एजम्पशन की बात करेंगे। कहता है इस एक्सिस सिग्नल करेक्शन का एजम्पशन कहता है कि ये BQ किसके बराबर होना चाहिए, BQ होता है H2 माइनस H1 के बराबर। BQ किसके बराबर होगा, H2 माइनस H1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर H2 क्या है, S1 क्या है, H1 क्या है, H2 क्या है। तो देखिए H1 H2 जो है ये इंस्ट्रूमेंट का हाइट होता है। किसका हाइट है, इंस्ट्रूमेंट का हाइट। H1 तब इंस्ट्रूमेंट का हाइट होगा जब यहाँ P1 पे इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट मतलब थियोडोलाइट का। H2 किसका हाइट है, H2 जब इंस्ट्रूमेंट का ही हाइट है जब आपका यहाँ पर पॉइंट नंबर B पे स्टेशन नंबर 2 पर आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, उस समय इंस्ट्रूमेंट का ये हाइट होता है। H2 है सिग्नल का हाइट। किसका हाइट, सिग्नल का हाइट जब ये स्टेशन 2 पर होगा। और S1 है सिग्नल का हाइट जब ये स्टेशन नंबर 1 पर होगा। यानी कि H2 और S1 दोनों सिग्नल का हाइट होता है, जबकि H1 और H2 दोनों ही इंस्ट्रूमेंट का हाइट होता है। इस बात को मैं आपको लिख करके दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि आप एक बार समझ में आ जाए, तो सारा चीज़ आपको मैं लिख करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर BQ कहता है कि BQ किसके बराबर होना चाहिए, BQ का ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरह का ये मैनेजमेंट होना चाहिए इसका कि BQ इज इक्वल टू H2 माइनस H1 हो चाहिए। यहाँ पर ये एक आपका थ्योरम वर्क करेगा। तो यहाँ से हम अगर BC निकालना चाहें, BC बराबर क्या होगा, BC बराबर हो जाएगा क्या, BQ कॉस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, इतना चीज आपका क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से आपका BC मिल गया और यहाँ से आपका PB मिल गया। अब PB बट्टा BC बट्टा PB करेंगे और हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमें कुछ पार्ट को इरेज करना होगा फिर से, और यहाँ पर हम डेल्टा की वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सारा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके इसमें इसको पुट करेंगे। और इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, जितना आप समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ इतना आसान भी नहीं होता जितना आप उसको मान के तैयारी करना भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए टेन डेल्टा जो है, यहाँ से BC की वैल्यू आप यूज करेंगे। BC हमारा आ गया BQ कॉस अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाई PB की जगह पर आ गया आपका D इंटू कॉस थीटा बाई 2 एंड डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस थीटा। ये चीज़ें आ गई। BQ को हम क्या पुट कर सकते हैं, H2 माइनस H1। तो BQ की जगह पुट कर दिए H2 माइनस H1। और देखिए कॉस अल्फा प्लस थीटा यहाँ भी है, कॉस अल्फा प्लस थीटा यहाँ भी है। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, चूंकि स्क्वायर में हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा D कॉस थीटा बाई 2। ये आ गया आपका कौन सा, टेन डेल्टा की वैल्यू आ गया। टेन डेल्टा की वैल्यू आपको इतना मिल गया। अब यहाँ पर कहता है कि जब ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल आपका थीटा है, वो आपका कहाँ पर सबटेंड होता है, तो आपका सेंटर पे सबटेंड होता है। ठीक है, तो सेंटर पे सबटेंड होता है ये एंगल थीटा। और हम जानते हैं कि पूरा एंगल अर्थ का वो होता है 360 डिग्री। तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में जो डेल्टा वैल्यू होता है ये बहुत ही कम होता है। मतलब ये थीटा जो है बहुत ही आपका कम वैल्यू होता है, इसलिए इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। और निगलेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा। थीटा हमारा बहुत नेग्लेजिबल वैल्यू होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे H2 माइनस H1 कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई D इंटू कॉस D इंटू कॉस अल्फा, फिर आपका ये निगलेक्ट वैल्यू हो जाएगा थीटा बाई 2। थीटा चूंकि नेग्लेजिबल वैल्यू है तो यहाँ पे आपका कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो का मतलब यहाँ पर फिर ये 1 हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पर डी बच जाएगा। यानी कि टेन डेल्टा बराबर आप लिख सकते हैं H2 माइनस H1 इंटू में कॉस अल्फा बट्टा में डी। या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं क्या, H2 माइनस H1 डिवाइड बाई डी।
H2 माइनस H1 डिवाइड बाई डी। डेल्टा बराबर डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे तो ये वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं एक्सिस सिग्नल करेक्शन के लिए, चाहे तो ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं एक्सिस सिग्नल करेक्शन के लिए। तो मतलब इतना ये जो राम कहानी हुआ सिर्फ इसीलिए हुआ कि आपको आपको ये वैल्यू आपको यूज में लाना है या फिर ये वैल्यू यूज में लाना है। जब बात आएगी एंगल ऑफ एलिवेशन का तब इसको आपको पॉजिटिव यूज करना होगा, जब वैल्यू आएगी बात आएगी एंगल ऑफ डिप्रेशन का तब आपको इसको नेगेटिव वैल्यू यूज करना है। अब हम इन चीज़ों को दिखाते हैं आपको कि कैसे इसमें हमने इसको आपको लिख करके दिया हुआ है। सारा वैल्यू आपको हम यहाँ पर लिख करके मिलने वाला है। देखिए कैसे करेंगे। एक्सिस सिग्नल करेक्शन के लिए पहले आपको डिफिनीशन है, फिर यह डायग्राम है। ये डायग्राम जैसा कि आपको पता है एक सेगमेंट ऑफ अर्थ होता है जिसमें जिसमें आपको ये वैल्यू आपका 90 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लोग एक टेंजेंट कंसीडर करते हैं। टेंजेंट का जहाँ पर स्ट्राइक करता है आके टच करेगा उस पॉइंट को ए माना। पी से क्यू को बी पॉइंट पर क्यू को कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बी हमने माना हुआ था। यहाँ से इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको यहाँ से मिला है तो हमें एक ट्रायंगल यहाँ से मिल गया। दूसरा ये जो एंगल था यही डेल्टा वन, इसी के बारे में हमने कैलकुलेशन किया था। यहाँ से ये एंगल आता है तो इसलिए हमारे अल्फा के बारे में बताया था। ठीक है, तो हमने सबसे पहला जो ट्रायंगल का कैलकुलेशन किया था सबसे पहले वो कौन सा ट्रायंगल था, तो ये ट्रायंगल था जो हम अभी बना रहे हैं P1 और B के बारे में। यहाँ से हमने एंगल P निकाला था। इसके बाद जब एंगल P निकाल लिए तब हमने क्या निकाला, इस ट्रायंगल को हमने कंसिडर किया और कंसिडर करके इसका कैलकुलेशन किया और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर निकाला tan डेल्टा की। और उसके बाद जब हमें tan डेल्टा मिला तो हमें BC और BQ चाहिए था, तब BC और BQ में हमने इस ट्रायंगल का कंसिडरेशन किया। मतलब तीन तरह के हमने ट्रायंगल का कंसिडर किया और यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट किए। तो कुछ इसके बारे में आपका टर्मिनोलॉजी है जो कि यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे H1 H2 S1 और S2 के बारे में बताएं कि H1 H2 क्या है। ये इंस्ट्रूमेंट का हाइट है। इंस्ट्रूमेंट जब P पर रहेगा Q यानी कि ये Q पॉइंट का है। और S1 S2 जो है जब ये इंस्ट्रूमेंट का सिग्नल का हाइट होगा जब ये स्टेशन P और Q पर रहेंगे तब। उसके बाद D हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है P और Q के बीच में, P और Q के बीच का D हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका अल्फा जो है ऑब्जर्व्ड एंगल होगा। ठीक है, बीटा जो है यहाँ पर ऑब्जर्व्ड एंगल लिखे हैं, ये बीटा यहाँ पर नहीं है, बीटा की जगह पर इसमें और भी वैल्यू है 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा है, ये वैल्यू इसमें लिखा हुआ है। अल्फा वन एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि ये दोनों यहाँ पर अनकरेक्टेड थे। अब इसके बाद आपका जो है करेक्टेड एंगल निकलेगा जो अल्फा वन का वैल्यू यूज करेंगे और बीटा वन भी करेक्टेड के लिए निकलेगा। तो इस सब चीज़ों को फिगर में जो आप यूज किए हुए हैं तो इस फिगर को फिर से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और जितना पॉइंट हमने यूज किया उसके बारे में सारा कुछ को यहाँ पर लिखना होगा। पी ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट पी है, एंगल बी पी ए अल्फा, एंगल बी पी ए जो अल्फा है ये ऑब्जर्व्ड एंगल है पी से क्यू को जब देख रहे हैं तब। डेल्टा वन एक्सेल सिग्नल करेक्शन है जिसके बारे में आपको कैलकुलेशन इसमें करना होता है। ठीक है, बी क्यू क्या है, बी से क्यू ये डिफरेंस होता है, यहाँ का डिफरेंस है सिग्नल हाइट का जिसको H2 माइनस S1 के बराबर होता है। और यहाँ से ये सारे वैल्यू वही चीज़ें हैं जो अभी हमने आपको कैलकुलेट करके दिए हुए हैं कि टोटल वैल्यू आपका 90 माइनस इतना होता है और इन चीज़ों को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये सारा वैल्यू आप उसी तरह से है जिसके बारे में हम आपको डिस्कस किए। तो आपको जो मेथड इजी लगे, या तो हमारा ये टाइपिंग मेथड इजी लग रहा हो या फिर जो हमने आपको बताया वो मेथड इजी लगे, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो आंसर है वही आंसर रहने वाला है। tan डेल्टा वन बराबर इतना जब आपका सब्ट्रैक्टिव होगा कब, जब ये आपका डिप्रेशन में आएगा, पॉजिटिव होगा जब ये आपका एलिवेशन में होगा तब का। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सिस सिग्नल करेक्शन वैल्यू को यूज कर सकते हैं। यानी कि आपका tan डेल्टा वन या फिर डेल्टा वन, tan डेल्टा वन यानी कि ये बराबर भी लिख सकते हैं या तो डेल्टा वन बराबर भी लिख सकते हैं H2 माइनस H1 बट्टा में D साइन 1 सेकेंड का। यानी कि ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू H2 माइनस H1 बट्टा में D साइन 1 सेकेंड। अब ये साइन 1 सेकेंड की वैल्यू आप डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली डेल्टा इज इक्वल टू H2 माइनस H1 भी डिवाइड बाई D इतना भी पुट कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब चीज़ें और भी ज़्यादा आपको क्लियर होंगी। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा कहाँ पर हमको किसका यूज करना होता है। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सिस सिग्नल करेक्शन में। एलिवेशन के लिए माइनस यूज करना है और एलिवेशन के लिए प्लस होता है, डिफरेंस के लिए माइनस होता है। तो डेल्टा वन माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, क्योंकि एक साथ बहुत सारा चीज़ें बताएंगे तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है और आपको इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, तो यूनिट 2 में अभी 2-3 टॉपिक और भी बचते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।